हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 17 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से मुलाकात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बने हैं, देखिएगा सर। सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, पढ़िए समझिए। अंग्रेजी में थोड़ा सा दिया हुआ है। कर एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस, माने दुगना। द लोप आई होता था, स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4 -3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2। सवाल आपसे कहता है एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है जो क्या है एक्स और ऑफ एक कर्व, एक कर्व पर, कर्व मैंने टेढ़ा इस तरह से होता है ना। चलिए द स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, ट्वाइस है। द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, बात को समझेंगे, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4 -3। आप 11 क्लास में स्लोप निकालने का फॉर्मूला पढ़े होंगे। देखिए मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। इसका पॉइंट देवल है, एक पॉइंट है आपको -4 और -3। अब एक पॉइंट है मान लीजिए कौची एक्स और वाई, ठीक है। देखिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था m बरोबर y2 - y1 बटा कौची x2 - कर है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस, माने दो गुना है स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। समझिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या लिखते हैं, dy बाई dx। 6 चैप्टर में पढ़े ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहां लिखेंगे कौन सी dy बाई dx। ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हो द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज मैंने है मैंने बराबर, ट्वाइस मैंने दो गुना, मैंने दो से क्या किया हुआ है, गुना किया हुआ है। द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, उतना मत लिखिए, बाकी आप समझ जाइए। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास होता है dy बाई dx, ठीक है ना। अब देखिए 2 टाइम्स है, मैंने ट्वाइस मैंने होता है दो गुना, ट्वाइस मैंने दो गुना है। द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, यहां देखो लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज मैंने है मैंने बराबर ट्वाइस, ट्वाइस मैंने दो गुना द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का पहले स्लोप निकालिए। तो स्लोप बराबर फॉर्म देखिए कैसे पता चला, पॉइंट देवल है -4 -3। अब कर्व का एक पॉइंट वाला एक्स वाई, आप एक्स वाई को यहां भी लिख सकते हैं, इसको यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको पहले यहां लिख दिया, अब एक्स वाई को बाद में लिख दिया। अब इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, जब लाइन का दो पॉइंट दिया हो तो m बराबर y2 - 1 बटा x2 - x1। आप 10 चैप्टर पढ़े होंगे स्लोप के लिए 11th क्लास में। अब 12 में पढ़े हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, टेंजेंट dy बाई dx होता है। तो y2 इसको मान लीजिए x1 x2 y1 y2, तो इस पर फॉर्मूला पर रख दिए तो हमारे पास x2 - x1, देख लो पहले होता y2 - y1, तो y क्या हो गया, y2 की जगह पर क्या हो गया आपके पास, तो यहाँ पे m निकालोगे तो y हो गया x1 x2 y1 y2, ये हो गया हमारे पास y माइनस कितना है -3 ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर हमारे पास x2 - x1, x का मान क्या हो गया, x2 का मान x हो गया माइनस, अब -4 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये हो गया कौन सी, लाइन का स्लोप निकल गया, लाइन सेगमेंट का। ये कितना है 2 टाइम्स, लिखेंगे 2 इंटू कितना y + 3 बटा में कितना है x + 4, ठीक है। अब बात को समझेंगे।
एक्स वाला एक्स के साथ रखिए, वाई वाला वाई के साथ रखिए ना। डी वाई के नीचे देखिए गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस 3। 2 को मान लीजिए यहाँ छोड़ दिए हैं। अच्छा एक्स प्लस 4 है ना, तो डी एक्स उधर ले जाइए, आपके पास क्या हो जाएगा 2/x+4। यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। बात को समझे कैसे हुआ, वाई वाला के नीचे हम इसको ले आए, गुना में इधर आ गया कोची में, देखो यहाँ तिरछा तिरछी गुना करो आ जाएगा इधर। अब एक dx चला गया उधर, अब 2 है, अब x प्लस क्या है 4 है। अब एक काम करिए, कुछ नहीं करना, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करा दीजिए ना, लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ हो जाएगा इस तरह से 1/y/y+3। अब बगल में क्या लगा दीजिए dy। 2 कांस्टेंट कहाँ निकाल दीजिए बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा 1/x प्लस क्या हो गया 4। अब यहाँ क्या हो गया dx। अब देखिए y का डिग्री 1 है, इसका मतलब log x फॉर्मूला पर काम करेगा, तो 1/x बराबर क्या होता है log x। यहाँ लिख सकते हैं आप क्या log y प्लस क्या हो जाएगा 3। 2 बाहर है, यहाँ 1/x, x का डिग्री 1 है तो log x पर काम करेगा, 1/x बराबर log x, तो क्या हो जाएगा log x प्लस। आपको याद होगा जब दोनों तरफ log आ जाए तो क्या लिखते हैं हम लोग, कांस्टेंट में log c लिखते हैं ना, यहाँ लिखेंगे प्लस log c। खाली सवाल के अनुसार सेपरेट कर देना, बाकी आप सोल्यूशन कर सकते हो। देखोगे ये हो गया n log m, फार्मूला पता है ना क्या होता है आपके पास, n log m का log m के पावर n, ठीक है। चलिए देखेंगे आप, आता हूं नेक्स्ट में। हमारे पास इधर क्या था, सवाल को उतार लीजिए, log y प्लस 3, y+3, यहाँ कितना था 2 log x+4, x+4। इसके बाद क्या था हमारे पास, प्लस था ना, प्लस log c, प्लस log c। ये हो गया n log m पर टूटेगा ना, हम लोग जानते हैं फार्मूला n log m बराबर होता है log m के पावर n, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे रखेंगे आप, यहाँ हो जाएगा log y+3, यहाँ हो गया आपके पास log m के पावर n, m का मतलब कितना हो गया x+4, इसके पावर n का मतलब क्या हो गया स्क्वायर ना। अब इधर क्या आपके पास log c, देखिए ये हो गया log m प्लस log n, फार्मूला पता है ना क्या होता है, log m प्लस log n इक्वल टू हो गया हमारे पास log m गुना n। यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल कर दूंगा मैं, यहाँ हो गया log y+3, ये हो गया आपके पास log m गुना n, m का मान कितना हो गया x+4 का क्या है होल स्क्वायर, अब इनटू n का मतलब कितना हो गया आपके पास c ना, c हो गया। चलिए अब देखिए log से log क्या कर सकते हैं आप, आपके पास क्या मिल गया x+4 ना, x+4 का क्या हो गया होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया c। चलिए आपको करना क्या है ना कि देखो x और y के जगह पर कुछ पासिंग पॉइंट दिया है सवाल में, क्या दिया है गिवन द पासिंग थ्रू -2 1 से होकर लाइन गुजर रहा है, माने ये x का मान हो गया, y का मान हो गया। यहाँ x के जगह पर आप क्या रख देंगे, लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू क्या था 1 था ना। चलिए यहाँ पुट अप करते हैं, तो y के जगह पर हम लोग रखते हैं 1+3। चलिए x के जगह पर हम लोग क्या रखना है -2, तो -2 + 4 का स्क्वायर इंटू c हो गया 4 इक्वल टू 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 2 ने कितना हो गया
यहां से देखिए 4 इधर आके कट जाएगा ना, 4 बाई कितना हो जाएगा 4, एक बार में कट गया तो सी का वैल्यू कितना आ गया 1। अभी जो 1 आया है मान लीजिए, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सी इन फर्स्ट। हमारे पास हो गया y प्लस 3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब c का वैल्यू कितना आ गया 1, तो y प्लस 3 इजकल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर कर इसको इधर ना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर पहले हो गया, अब y प्लस का हो गया 3। मतलब c के जगह पर हम लोग देखिए 1 रख दिए, तो 1 से गुना कराओगे तो यही चीज आएगा ना, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, बताइए स्फेरिकल मैंने क्या हो गया गोला, गोला का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम मैंने आयतन। एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ा रहे थे, सब अंग्रेजी में लिखवाए थे। कुछ कुछ काम करेगा, स्फेरिकल बैलून है, अब वॉल्यूम होता है इसका आयतन 4/3 πr³ होता है गोला का आयतन। बीइंग इन्फ्लाटेड मतलब फैल रहा है, इसे कोई हवा हुआ मार रहा होगा फैल रहा होगा। चेंज ए कांस्टेंट रेट मतलब कुछ नियतांक वैल्यू पर चेंज कर रहा है। ओके, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, मतलब इसका प्रारंभिक रेडियस कितना है 3 है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड के बाद इट इज 6 यूनिट इसका रेडियस हो जाता है। फाइंड द रेडियस वॉल्यूम आफ्टर t सेकेंड, मतलब वही t सेकेंड है वो ज्ञात करना है, निकलते रहेगा। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, यानी कि लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, है ना, चेंज कर रहा है कांस्टेंट मान से ना, बैलून बीइंग इन्फ्लाटेड फैल रहा है और चेंज कर रहा है, चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। इसका मतलब कि वॉल्यूम को आप ऐसे लिखोगे, कुछ समय के अनुसार चेंज होता है कोई भी चीज, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, सुना है ना, परिवर्तन संसार का नियम है। यानी कि इसको लिख सकता है आयतन चेंज हो रहा था dv/, का और चीज लिख सकते हो dt, समय के साथ चेंज हो रहा है। और क्या दिया है कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख देंगे k, लिखूंगा वेयर k इक्वल टू कांस्टेंट। मान लिया हम लोग कि k हमारे पास कांस्टेंट है। चलिए सर, ये जो v का मान रखा, देखिए v का मान कितना हो जाएगा आपके पास बताइए, माने वॉल्यूम कितना हो जाएगा गोला का 4/3 πr³। अब नीचे कितना है dt है ना, नीचे कितना है dt। देखो अब यहाँ पे आपके पास k है, अच्छी बात है। देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालोगे, कांस्टेंट एक में क्या हो जाएगा 4/3 π, 4/3 π को बाहर निकालोगे तो यहाँ करेगा dr³। अब नीचे क्या होगा, देखो नियम के अनुसार dr, तो यहाँ कौन आएगा r आएगा ना। अब यहाँ ऊपर हो जाएगा dr, अब यहाँ क्या हो जाएगा अब बराबर यहाँ क्या हो गया के, r के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो गया डिफरेंशिएट हो गया। आप देखोगे तो x के पावर एन डिफरेंशियल में क्या फॉर्मूला होता है, पावर पीछे आता है पावर में समान घटता है, होता है। तो 4/3 π फिर क्या हो जाएगा 3r² ना। अब बगल में कितना है dr/dt। अब इधर कितना है k, देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसल आउट हो गया ना, तो हमारे पास क्या हो गया 4πr², बगल में क्या है dr/dt बराबर क्या हो गया k। देखो हम लोग एक काम करेंगे, यहां से 4πr², अब बगल में dr को छोड़ देंगे,
अब dt को इधर गुना करा दें, क्या हो जाएगा आपके पास के dt। अब कुछ सवाल पे गौर फरमाइएगा, देखिएगा और आए कि इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। देखिए शुरुआती दौर में रेडियस आपके पास देवल है r1 बराबर 3, फिर जो है बाद में कितना हो जा रहा है 6, r2 का मान कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। अब समय की चर्चा की जाए तो शुरुआती जो है 3 सेकेंड, माने शुरुआती कोई समय होता है इनिशियली में चल रहा है तो कितना होता है 0। t1 का मान 0 मान लीजिए, अब अगला t2 का मान क्या मान लीजिएगा 3 सेकेंड आफ्टर, माने 3 सेकेंड के बाद कितना मान लीजिएगा 3। r1 का मान 3 हो गया कि पढ़िए यहां से क्या कर रहा है, इफ इनिशियली माने शुरुआत में इट्स रेडियस इज 3, शुरुआत में इसका रेडियस 3 था गोला का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लाटेड, मतलब फैल रहा है, चेंज एट ए कांस्टेंट रेट, कोई कांस्टेंट मान से, जिसे मान लीजिए कि 5 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर 10 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर 15 सेकंड में 2 सेकंड बढ़ा, तो इसको कांस्टेंट कहते हैं, मतलब कभी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, बार बार 2-2 सेकंड बढ़ रहा है 5-5 सेकंड में, इसलिए कांस्टेंट कहा गया, इसको हमने के मान लिया था। फिर आगे सवाल कहता है कि इफ इनिशियली मतलब शुरुआत में इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, शुरुआत में इसका रेडियस 3 था 3 यूनिट, अच्छा, एंड आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के पश्चात कितना हो गया 6 हो गया, 3 सेकेंड के बाद 6 हो गया। अब शुरुआती समय को हम 0 ले लिया, 3 सेकंड बाद मैंने t2 का ले लिए, हो सकता है आपको काम करे। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा स्थिति आ गया, देखो हमारे पास जो इसका वॉल्यूम होता है dv/dt, चूंकि समय के अनुसार चेंज कर रहा है तो dv/dt लिखेंगे, जिसे वेग में परिवर्तन की तरह क्या त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। त्वरण वेग में परिवर्तन हो रहा है dv/dt त्वरण का फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आयतन बता रहा है, आयतन चेंज हो रहा है समय के हिसाब से, अब कांस्टेंट के रूप में चेंज कर रहा है तो वेर के इक्वल टू कांस्टेंट ले लिए, अब भी का मान रख दिए, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखिए डिफरेंशिएशन कराओगे तो जो यहाँ कांस्टेंट होगा बाहर निकल जाएगा, 4/3 पाई का मान कुछ होता है, r का मान सवाल में देवल रहेगा, इसीलिए यह वेरिएबल माना जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, यहाँ हो गया कोई चीज dr का क्यूब बटा dr हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ r है तो r के रिस्पेक्ट में करिएगा ना, तो r है तो नीचे आ रहेगा, चेन रूल लग जाएगा, फिर dr ऊपर जाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा dt लिखाएगा, ये सब तो समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन पढ़े हो आप। अब बराबर क्या हो गया के, एक्स के पावर n का फॉर्मूला डिफरेंशियल में होता है पावर पीछे आता है, तो पावर पीछे आ गया, देखो पावर में से क्या घटता है 1, यहाँ कितना हो गया r² हो गया, 3 से 3 कट गया, 4 पाई r² हो गया, अब dr क्या हो गया dt बराबर के, dt को हमने इधर भेज दिया तो 4 पाई r² dr क्या हो गया के dt हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कराऊंगा हम लोग, लिखूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ हो गया आपके पास, देखो ई वाला कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, 4 पाई r², नहीं सिर्फ जो है 4 पाई निकलेगा, अच्छा दोनों तरफ कराई रहे तो पहले कराई लो, 4 पाई r², यहाँ का हो जाएगा dr। अब यहाँ देखो क्या हो गया के dt, अब देखोगे इसमें से कांस्टेंट देखो r वेरिएबल है तो r को छोड़ देंगे, यहाँ 4 पाई निकल जाएगा बाहर, यहाँ क्या रहेगा आपके पास r² dr। देखिए के कांस्टेंट मान ऑलरेडी पहले ही माने हैं, तो इसको कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा dt। आप देखेंगे आप एक्स के पावर n पर टूटेगा, ये डिफरेंशिएशन नहीं है इंटीग्रेशन है, वो डिफरेंशिएशन था, एक्स के पावर n का क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, एक्स के पावर n + 1 बटा में n + 1, इसका हो जाएगा r³ बटा क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 पाई r³ बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा फिर देखिए इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंस इनवर्स के टी हो जाएगा, हमारे पास के टी, अब इंटीग्रेशन खत्म होता है तो क्या लगाते हैं सी लगाते हैं, लॉग तो है नहीं कि लॉग सी लगाओगे। अब देखो अब यहाँ से सी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, दो कंडीशन आपके पास हो जा रहा है, एक बार टी के जगह पर 0 रखोगे और आर के जगह पर 3 रखोगे, दूसरा कंडीशन में टी का मान क्या रखोगे 3 रखोगे और आर का मान क्या रखोगे 6 रखोगे, दो कंडीशन है, शुरुआती दौर में टी का मान 0 रखोगे तो आर का मान क्या रखोगे 3, फिर आपके बाद टी का मान अगर 3 रखोगे तो R2 का मान कितना रखोगे 6 रखोगे, मैंने R1 R2 लिखे हैं, ये आ रहे हैं एक तरह से, चलिए यहां लिखेंगे केस नंबर 1, केस 1 में हम लोग क्या करेंगे T = हम 0 रखेंगे, आपको रखना पड़ेगा R = कितना 3 रखना पड़ेगा, यहाँ समय देख लिया ना कैसे चेंज हो रहा है। चलिए अब यहाँ रखते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ हो गया 4
4 पाई, आर के जगह पर क्या रख रहे हैं हम 3, तो 3 का क्या हो गया क्यूब। अब नीचे कितना है 3। चलिए के शुरुआती समय क्या हो रहा है इनिशियली 0 प्लस सी, यहां से देखोगे तो 4 पाई 3 3 का 9 3 कितना हो गया 27, यहाँ हो गया 0 ना, अब क्या मिल गया सी, 3 नंबर कितना हो गया 9 जो कितना हो गया 36 पाई। शुरुआत में सी का मान कितना मिला 36 पाई। अब जो इन लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सी इन कौची फर्स्ट ना, 3 को यहाँ ही लिख दिया 4/3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4/3 पाई आर का हो गया क्यू इक्वल टू आपके पास क्या के टी प्लस क्या हो गया सी। सी का यहाँ पे वैल्यू पुट अप कीजिए, के टी सी का वैल्यू कितना 36 पाई, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे केस नंबर 2 यहां लिखोगे, देखो टी बराबर कितना था 3, तो आर बराबर कितना बिठाना था 6, टी बराबर 3 तो आर बराबर 6। अब ई वाला वैल्यू इसमें रखोगे ना तो अब निकलेगा मान, क्योंकि सी का हम लोग वैल्यू यहां निकाल चुके हैं। तो यहां देखो एक काम करो 4/3 हो गया, 4/3 आई आर के जगह पे 6, तो 6 के पावर कितना हो गया 3, के टी टी के जगह कितना 3 प्लस फिर कितना है 36 पाई। यहां से क्या हो जाएगा देखिए पहले के का वैल्यू निकाल करके तब इसमें रखेंगे हम लोग, तो आपको हल करोगे तो बताओ तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई, ये हो गया 6 गुना 6 गुना 6। इसको के का वैल्यू निकालेंगे आपको पहले 3 के प्लस कितना हो गया 36 पाई, 3 से कट गया 3 गुना 6 6 36 दूना 72 चुके कितना आया था 4 दूना 8 और 4 से तो कितना था 288 पाई हो गया ना, बराबर कितना हो गया 3 के प्लस 36 पाई। अब एक काम करो यहां से के का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, सब एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये प्लस में उधर गया माइनस में 288 पाई माइनस कितना हो गया 36 पाई बराबर कितना है 3 के, इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 8 में से 6 हो गया 2, 8 में से 3 गया 5, और फिर कितना बचा 2 ना 252 पाई बराबर कितना हो गया 3 के। अभी 3 गुना में इधर आया भागा में, यहां से के का वैल्यू निकला कितना मिनट कटेगा 3 8 24, अब 3 चौका 84 पाई किसका हो गया वैल्यू के का। चलिए एक काम करिए इसको आप मान लीजिएगा सेकेंड, चलिए आंसर आ जाएगा, इसको मान लीजिए सेकेंड, अब के जगह पर रख दीजिए आप 84 पाई, खतरनाक में फंस गए। एक काम कीजिए अब ये वाला के का वैल्यू से पुट कीजिए, लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ मैं एक बार सब फिर से समझा देता हूं रुकेंगे आप, वैल्यू ऑफ के इन सेकेंड, सेकेंड ही रहा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू कितना आपके पास के टी ना, के टी प्लस कितना है 36 पाई, 36 पाई। अब यहां पे वैल्यू रख दिया 4/3 पाई आर क्यू, के का वैल्यू कितना है आपके पास 84 पाई, यहां लिखूंगा 84 पाई और टी प्लस कितना हो गया 36 पाई। कुछ कॉमन लेकर के पाई यहां से हटा सकते हैं, पाई तो आंसर नहीं ना है, नहीं है पाई, देखिए दोनों तरफ कट जाएगा,
हम एक काम करते हैं, 4/3 पाई आर क्यू, इसमें से पहले पाई को कॉमन लिया, यह हो गया 84t प्लस क्या हो गया 36। ये पाई से पाई क्या कर सकते हैं, हमारे पास हो गया आर क्यू बराबर, देखोगे 14t प्लस 36, 3 चला जाएगा ऊपर ना, ये चला जाएगा 3 ऊपर और 4 कहाँ जाएगा नीचे, तो यहां से आर क्यू बरोबर, देखो 3 से मल्टीप्लाई करा सकते हो जाएगा आपका इसे 84 गुना 3t प्लस कितना हो जाएगा 36 गुना 3, और 4 दोनों में आएगा, 4 इसमें भी आएगा और 4 इसमें भी आएगा। समझ में कैसे हुआ, इतना से इसमें गुना, इतना से इसमें गुना हो रहा है, 4 से कट जाए कितना बार में 21 चौका 84, 4 नंबर कितना हो गया, आर क्यू बराबर हमारे पास हो गया 21 दिया कितना 63, और 9 दिया कितना हो गया, देखो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, अभी क्यूब हटेगा तो घनमूल चढ़ेगा, इसे पावर कितना हो जाएगा 1/3। आंसर हो गया।